बच्चे बहुत कम आए हैं ना, 10 बजे तक पहुंचेंगे क्योंकि उनको आदत पड़ गई है ना, वो 9:30 वाले। चलो भैया, तब तक हम पीछे वाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब तक कुछ और आ जाएंगे एक दो बच्चे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया अभी? कौटिल्य ने दिया। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है अभी? चाणक्य और विष्णुगुप्त। भी वास्तविक नाम पूछे तो कौटिल्य का क्या नाम है अभी? विष्णुगुप्त है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है भाई? जो सीमित साधन है और असीमित आवश्यकताएं हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना भी, एडजस्ट करना भी, कैसे हम सीमित साधनों से असीमित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके ताकि हमें अधिकतम से उपयोगिता मिले भी, अधिकतम संतुष्टि मिल सके। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स के हमने विकास के आधार पर, जैसे अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था जो मानव क्रियाओं को दर्शाती है, भी मानव जो क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो अर्थव्यवस्था में हम, इकोनॉमिक्स तो एक विषय होता है और अर्थव्यवस्था एक देश की अर्थव्यवस्था होती है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। तो विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? अगर क्षेत्र के आधार पर पूछे तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। अगर भारत के अगर पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? पूंजीवाद, समाजवाद और ये जो थे ये तो अर्थव्यवस्था के पार्ट थे भी। अर्थव्यवस्था होती है भी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, समाजवाद अर्थव्यवस्था होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? 3 है भी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो हम अगर बात करें तो प्राकृतिक साधनों की बात करते हैं, जिसमें हम कृषि का जिक्र करते हैं। कृषि में पशुपालन आ जाता है भी, मत्स्य पालन आ जाता है, खनन और उत्खनन आता है। बाकी तीनों तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। खनन का ध्यान रखना भी, खनन जो होता है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। जैसे अगर पहाड़ से, जैसे अगर बात करें तो बजरी सीमेंट जो होता है वो ऊपरी सतह पर मिलता है। उसके बाद अगर करें उत्खनन की बात, तो भी धरती को खोद कर जो निकाला जाता है उसे उत्खनन कहते हैं। हाँ जी, भूमि के भू केंद्र में मिलता है, केंद्र में मिलता है। ये भी ध्यान रखना। इसमें हम किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, कोयला हो गया, इनकी बात करते हैं। ये किन में आता है? उत्खनन में आता है। अगर पूछे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र कितने परसेंट के आसपास देता है? 51% के आसपास देता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम ये कितने परसेंट दे रहा था? जो पॉपुलेशन का 70% ये लोगों को रोजगार दे रहा था। क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ के लोगों का जो जीवन है यापन करते हैं वो कृषि पे सबसे ज्यादा जीवन यापन करते हैं। उसके बाद अगर बात करें भी राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद अगर बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र में हम किसका जिक्र करते हैं? उद्योगों का। जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा मटेरियल आता है उसको अन्य वस्तुओं में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? द्वितीय क्षेत्र करता है। जिसमें किसका जिक्र करते हैं? उद्योगों का करते हैं। उद्योग जैसे हम 2 भागों में पढ़ते हैं, जैसे निर्माण और विनिर्माण। निर्माण में कौन से कार्य इंक्लूड? हॉस्पिटल हो गया, सड़कें होगी, अस्पताल हो गया। हॉस्पिटल और अस्पताल तो एक ही बात है। और स्कूल हो गए, इनका जो कार्य होता है वो निर्माण में होता है। विनिर्माण की बात करें तो भी कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना, ये किस में आता है? विनिर्माण में आता है। तो जो द्वितीय क्षेत्र है ये राष्ट्रीय आय में कितना योगदान देता है? 27 से 28% के आसपास देता है। अगर रोजगार की बात करें तो ये 28 से 29 के आसपास ये रोजगार देता है। जितनी आय देता है उतना ही रोजगार देता है, आसपास देता है। अगर जिस तरीके से हमने सेकंड पंचवर्षीय योजना हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें ज्यादा जिक्र किया गया था, वो उद्योगों पर फोकस किया गया था। तो उद्योग जो हमारे पहले जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान किया गया, परंतु अभी तक जितने हमें उस वृद्धि को बढ़ाना चाहिए, उद्योगों के क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए, वो उस तक हम नहीं पहुंचे भी। जैसे चाइना ने उद्योग क्षेत्र में बहुत वृद्धि की है भी। अगर
तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ जी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग होगी, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये चीजें किस में आती है भी? सेवा क्षेत्र में आती है। सबसे ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाला क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र, और सबसे कम रोजगार देने वाला भी तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाला सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र, और सबसे कम योगदान देने वाला प्राथमिक क्षेत्र। रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र और कम कौन सा देता है? राष्ट्रीय आय में जो सेवा क्षेत्र है कितना योगदान देता है? हाँ जी, 53 से 54% जो राष्ट्रीय आय में योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? सेवा क्षेत्र देता है। अगर जो रोजगार की बात करें तो रोजगार कितना देता है? 19 से 20% के आसपास देता है। क्लियर? उसके बाद जो हमने ये क्लास शुरू करना भी अभी क्यों, ये पहले ही कर देती, पहले ही कर देती। चल, जय मां सरस्वती। आज जो हमारा ये पीछे का जो रिवीजन था, आज हमारा टॉपिक रहेगा वो नेशनल इनकम रहेगा भाई। जय मां सरस्वती। हम पढ़ क्या रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा भाई? नेशनल, बातें नहीं भी इनकम में, जिसको हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। आज हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। पहले तो जो राष्ट्रीय आय होती क्या है? राष्ट्रीय आय भी सुन लो, ये बातें नहीं भी, जो राष्ट्रीय आय है जो एक देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के अंदर सभी वस्तुएं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो योगदान होता है वो किस में आता है? राष्ट्रीय आय में आता है। किस में आता है? राष्ट्रीय आय में। लिखना नहीं है, मैं जब लिखाऊं तब लिखना। और उसके साथ अगर जैसे मैंने तुम्हें पहले जब ये मैंने कुछ इसका नेशनल इनकम के बारे में बताया भी, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय भी जो गणना की थी राष्ट्रीय आय की, वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले भारत में अगर पूछे, लिख लो, ये जिस बच्चों ने लिख रखा है उनको लिखने की जरूरत नहीं है कि भारत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की गणना फर्स्ट बार भी, फर्स्ट लिख लेना, प्रथम बार जो की थी, फर्स्ट बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की थी वो किसने की थी भी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नौरोजी ने की, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है भी? कोई बच्चा बता सकता है? दादा भाई, हाँ जी, द, लिखो भी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसे दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी। तो इस नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ये सन भी बहुत बार पूछा गया है, पहली बार जब राष्ट्रीय आय की गणना की थी ये कब की थी भी? 1867 68 68, मैंने लिखाया है तुम्हें 67 और लगा लेना, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भी, कई बार 68 ना दे के 67 भी दे देता है।
तो जो राष्ट्रीय आय की, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय जो हम गणना करते हैं वो किस में करते हैं, एक वित्तीय वर्ष में। किस में करते हैं, वित्तीय वर्ष की होती है। और वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों सन आ जाते हैं। 21 साल की उन्होंने गणना की थी, तो 1 अप्रैल से 67 में शुरू हुई और 31 मार्च 68 तक उन्होंने जो 1 वर्ष की जो राष्ट्रीय आय की गणना की दादा भाई नौरोजी ने, वो 67-68 की थी। वित्तीय वर्ष एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। वित्तीय वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। क्लियर। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की जो बुक है बहुत फेमस है, बहुत बार पूछी गई है, जो क्या है अभी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भी। ये जो पुस्तक है अभी दादा भाई नौरोजी की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, क्या है अभी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल है इन इंडिया भी। और जो ये पुस्तक है अभी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जिक्र किया तो इसी पुस्तक में किया गया। और इसके साथ और किनका जिक्र किया गया, अगर गरीबी का, सबसे पहले गरीबी और बेरोजगारी का जिक्र करने वाला सबसे पहले जो व्यक्ति था वो कौन था भी, दादा भाई नौरोजी था। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी, गरीबी और जो बेरोजगारी है और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भी, दादा भाई नौरोजी था। क्लियर है भी। उसके बाद अगर बात करें भी, जो राष्ट्रीय आय है इसकी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो गणना की गई वो किसके द्वारा की गई थी भी, राष्ट्रीय आय की। और इसमें जो पीछे वाले भी इसमें इंक्लूड, और इसमें जब दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय जो मानी थी, जो उसमें भारत में प्रति व्यक्ति आय जो कितनी मानी थी भी, भारत में प्रति व्यक्ति आय, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय उस टाइम कितनी थी, 20 रुपए थी। 20 रुपए थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्लियर है। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा गणना जो की गई थी, कब की गई थी भैया, हाँ जी 1931 में। और किसके द्वारा भी, BKRV राव के द्वारा की गई थी। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर राष्ट्रीय आय क्या है भाई, BKRV राव होंगे, BKRV राव है। हाँ जी। जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा गणना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी 1931 में, BKRV राव के द्वारा की गई थी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें भी, जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, राष्ट्रीय आय जो कमेटी बनी थी भी, समिति बनी थी, वो 1900 कब बनी थी भी, 1949 में बनी थी। राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी भी, 1949 में बनी। और उसी टाइम राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था भी, PC महालनोबिस को बनाया गया था भी। और ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। PC महालनोबिस थे, ये स्टैटिकल जो अर्थशास्त्री थे भी, सांख्यिकी अर्थशास्त्री कौन थे भी, PC महालनोबिस थे। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसके जो 29 जून इसकी जो जयंती है, जो जन्मदिन है 29 जून को होता है। और 29 जून को हम कौन सा डे बनाते हैं भी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कौन सा डे बनाते हैं भी, राष्ट्रीय ठीक है
दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और पी सिंह महालनोबिस का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था भी? कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे है भी? हुगली नदी के। अगर सांख्यिकी जो हेडक्वार्टर पूछे भी, ऑफिस पूछे तो कहाँ है अभी? कोलकाता में, ये भी ध्यान रखना, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और पीसी महालनोबिस जो थे, ये आगे जो सेकंड पंचवर्षीय योजना हम पढ़ेंगे तो उसका जो ढांचा तैयार करने वाले थे वो कौन थे भी? पीसी महालनोबिस भी थे। क्लियर भी? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट भी? जो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये बातें करवा दी थी। उसके बाद अगर बात करें, जो पहले तो ये समिति बनी, अब जो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाता है, गणना करता है, वो कौन करता है? लिखे, सीएसओ करता है भी। अगर पूछ ले वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय जो गणना करता है वो कौन करता है भी? सीएसओ करता है। सीएसओ की फुल फॉर्म लिखो भी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी। जो सीएसओ है इसकी ये फुल फॉर्म है। सीएसओ की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। और सीएसओ की स्थापना अगर करें तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। सीएसओ की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और सीएसओ का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो नई दिल्ली में है भी। सीएसओ का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है भी? नई दिल्ली में है भी। ये भी बहुत बार पूछा गया है भी। सीएसओ का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ है भी? नई दिल्ली में है। और सीएसओ की फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है भी। क्लियर भी? तो क्या है भी? केंद्रीय सांख्यिकी का कार्यालय भी। जो इसकी जो गणना करता है वो कौन करता है भी? केंद्रीय सांख्यिकी का जो कार्यालय है वो इसकी गणना करता है राष्ट्रीय आय की। परंतु ये करता था, अब एग्जाम में लगभग जो एचएससी है भी, ये नॉर्मल एग्जाम होते हैं तो उसमें तो सीएसओ ही देता है, परंतु अब चेंज हो गया है भी। इसके साथ एक अगर हम पढ़ते हैं, सुना है आपने, लिखो एनएसएसओ, अन लिखो भी, नेशनल नेशनल सैंपल सर्वे 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 ऑफिस भी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी। जो ये जो गणना करता है, ये किन की करता है भी? बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, रोजगार कितना है, उनकी गणना करता है। इसका यहाँ लिखने का मकसद था भी अब जो सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ जो इसका मेरा यहाँ लिखाने का इसका मेन मकसद जो था भी, सीएसओ को और एनएसएसओ को अब एक ही संगठन बना दिया गया है। इसकी स्थापना लिख लो, जो बहुत बार पूछी गई है, 1950 में हुई है। और ये जो एनएसएसओ पूछा गया है, ये जो स्टेट में आया था अभी पीछे, पीजीटी स्टेट इकोनॉमिक्स में आया था अभी, एसएसटी में पूछ लेता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, एनएसएसओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है अभी। क्लियर है अभी? और इसकी स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है भी, नई दिल्ली में है। और भारत की राजधानी भी क्या है? नई दिल्ली है भी। क्लियर? अब इनको दोनों को मर्ज कब किया गया वो लिखो भी। सीएसओ प्लस एनएसओ, इन दोनों को जो मर्ज किया गया वो 2019 में किया गया है। और इन दोनों के स्थान पर आ गया भी एनएसओ, जो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस में। तो ये ध्यान रखना भी। अब जो सीएसओ और एनएसएसओ की जगह किसने ले ली है? एनएसओ ने ले ली है। सीएसओ और एनएसएसओ की जगह किसने ले ली है? एनएसओ ने ले ली है। ये भी ध्यान रखना। और ये चेंज कब किया गया? 2019 से। परंतु एग्जाम में अभी तक इकोनॉमिक्स में नहीं पूछा गया, तो ये ध्यान रखना भी क्या पता कोई अच्छा जो एग्जाम लिखने वाला है, एग्जाम जो पेपर बनाता है, वो कोई इकोनॉमिक्स का जानकार हो और लिख दे तो आपको कंफ्यूजिंग ना हो। अभी तक जो दे रहा है वो सीएसओ को ही देता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है। परंतु सीएसओ और एनएसएसओ को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया और एनएसओ की स्थापना की गई। अगर इसकी जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई? वो सॉरी भी, इसकी स्थापना कब की गई है? 2019 में की गई है। अगर इसका भी हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पड़ता है भाई? नई दिल्ली में पड़ता है। क्लियर भी? अभी तक मैं स्पीडली बता देती हूँ। हमने जो किया है अभी, नेशनल इनकम की सबसे पहले भारत में जो गणना की थी वो दादा भाई नौरंगी ने की थी। 67-68 में की थी 1800। और उन्होंने जब की तो उन्होंने बताया भी जो भारतीय राष्ट्रीय जो आय है उसमें प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है? 20 रुपए है। अगर भारत की वर्तमान में आय करें तो ये 2 लाख प्लस है भी प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान में अगर भारत की आय करें तो 2 लाख प्लस है भी। जो वर्तमान में अगर भारत की आय इंक्लूड करें तो 2 लाख प्लस है अभी। 2 लाख से एक स्थान में तो 22 में थी भी, अभी चेंज भी हो गया है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की बात करें भारत में 2 लाख प्लस है, उससे कम नहीं है। जब ये 1867-68 में गणना की गई दादा भाई नौरंगी के द्वारा, तो उस टाइम बताया गया भी उस टाइम जो प्रति व्यक्ति आय थी वो क्या थी? 20 रुपए थी। क्लियर भी? उसके बाद जो दादा भाई नौरंगी की जो बुक बहुत बार पूछता है, जो कौन सी है भी? हाँ जी, पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया भी बहुत बार है एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद अगर बात करें भी वैज्ञानिक पद्धति जो गणना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? हाँ जी, वी के आर वी राव द्वारा की गई थी। 1931 में की गई। ये वन लीनियर क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें भी जो राष्ट्रीय आय समिति बनाएगी, और ये समिति कब बनाएगी भी? 1949 में बनाई गई थी। और उस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पीसी महालनोबिस को किया गया था। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें भी वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है? सीएसओ करता है। जो सेंट्रल है स्टेटिकल जो ऑफिस है वो उसकी जो गणना करता है। परंतु इसकी जो सीएसओ की स्थापना पूछे तो 1951 में हुई। उसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनएसओ की बात करें भी, एनएसओ मेरा लिखने का यहाँ मेन मकसद यही था कि इनको अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। एनएसओ की स्पेलिंग भी बहुत बार पूछता है। नेशनल है सिंपल सर्वे ऑफिस भी। इसकी स्थापना 50 में की गई थी। और ये जो इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये किससे संबंधित डाटा जुटाता है भी? ये गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित भी। जो एनएसएसओ है वो गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित डाटा जुटाता है। और जो सीएसओ है वो किससे संबंधित भी? राष्ट्रीय आय से संबंधित। क्लियर है? इन दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया। उन दोनों के स्थान पर क्या आ गया भी? एनएसएसओ एनएसओ आ गया भी। एनएसएसओ नहीं, एनएसओ आ गया, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर है? जिसकी स्थापना 2019 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। क्लियर है? अब जो हम पढ़ेंगे भी राष्ट्रीय आय क्या होती है, लिखो भी राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय के हमने क्षेत्र तो पढ़ ही लिए थे। जो राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं क्षेत्र अर्थव्यवस्था में, वो तो पढ़ लिए भी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सभी का क्लियर है? अब लिखे भी राष्ट्रीय आय, आय की गणना करने की विधियां भी। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां में जो बहुत बार पूछी गई राष्ट्रीय आय गणना करने की जो विधियां हैं जो बहुत बार पूछी गई है, ये भी 3 है। 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें फर्स्ट है अभी उत्पाद विधि।
उत्पाद विधि, सेकंड अभी आय विधि, और थर्ड है भी उपभोक्ता बचत विधि में। बचत विधि, राष्ट्रीय आय जो गणना करने की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की है, उत्पाद विधि, आय विधि और बचत विधि भी। बचत विधि की जगह इसके साथ में लिख लो व्यय विधि भी दे देता है कई। बचत विधि और व्यय विधि में जो आय आती है, इनकम आती है, या तो उसे हम किन किन में कन्वर्ट करते हैं। मान लो हमें सैलरी मिल रही है 10,000, उपभोग भी तो करते हैं, व्यय भी करते हैं, और क्या करते हैं, बचत भी करते हैं। तो ये दोनों क्या आती है भी, एक में ही आती है। तो ये 3 विधियां हैं। उत्पाद विधि, कई बार वो बचत विधि ना दे के आपको व्यय विधि दे दे, तो ध्यान रखना भी कौन कौन सी है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि या बचत विधि। क्लियर में? क्लियर है? अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे भी, इनमें किन किन की जिक्र किया गया है। फर्स्ट लिखें भी उत्पाद विधि। उत्पाद विधि पहले सुन लो क्या है। उत्पाद विधि है भी एक देश के अंदर सभी वस्तुओं के जो सभी अंतिम जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य का जो योग है, मौद्रिक जो मूल्य का योग है, वो उत्पाद विधि में आता है। भी वस्तुएं ली जाते हैं यहाँ। अगर बात करें भी उत्पाद विधि है, वो यहाँ वस्तुओं के मूल्य को इंक्लूड किया जाता है, भी योग किया जाता है उनका, वो उत्पाद विधि में आता है। दूसरा जो आय विधि है, आय विधि में क्या करते हैं भी व्यक्तिगत जो व्यवसायिक आय है उसको उनका योग जोड़ा जाता है। और व्यय विधि में क्या होता है भी जो आय आई, या तो उसको हम क्या करते हैं, उपभोग भी करते हैं, व्यय करते हैं, या कुछ उसमें बचाते हैं। तो हमने जो अगर उपभोग बचत विधि दिया हो, उपभोक्ता बचत दिया हो, तो उसमें किसको प्लस करेंगे, जो बचत आई उसको प्लस करेंगे। इतना ध्यान रखना, आपको सिंपल ध्यान रखना है। उत्पाद में हम क्या लेते हैं, वस्तुएं लेते हैं, वस्तुएं और सेवाएं, उनके मौद्रिक मूल्य का जोड़ लेते हैं। और आय में किनका जोड़ लेते हैं, व्यक्ति और व्यवसायिक जो आय है उनका जोड़ लेते हैं। और बचत में जो बचत की गई है उनका जोड़ लेते हैं। क्लियर है? लिखो उत्पाद विधि, इस विधि में एक देश में वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादित उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के शुद्ध योग को शामिल किया जाता है। इसमें जो उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य का जोड़ आता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना, तुम्हें सिंपल बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? वस्तुएं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है, वस्तुओं की कीमत भी लगती है और सेवाओं की भी कीमत लगती है। जैसे एक कोई मान लो हम कहीं किसी की सेवा दे के आ रहे हैं, भी एक मजदूरी करके आ रहे हैं, तो सेवा दे के आ रहे हैं तो उसके पैसे लगते हैं। जैसे मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ, इसके जो पैसे होते हैं, जो उन सेवाओं का जो मूल्य है वो किस में इंक्लूड किया जाता है भी, उत्पाद विधि में। क्लियर है? क्लियर है भी? आगे चले, आगे लिखे आय विधि। और एक वित्तीय वर्ष, ये हमेशा ध्यान रखना भी, वित्तीय वर्ष क्या होता है,
जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बहुत बार टाइम पीरियड पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, वो वित्तीय वर्ष होता है। आय विधि, इस विधि में एक देश के अंदर एक देश में एक वित्तीय वर्ष में सभी कर्मचारियों और व्यवसायियों के कुल आय को शामिल किया जाता है, कुल आय को शामिल किया जाता है। शामिल किया, जो आय है उसमें व्यक्तियों, जो कर्मचारी है या व्यक्तियों हैं, उनकी जो आय है वो शामिल की जाती है। और उत्पाद है, वहां वस्तुएं, जो उस देश की सभी वस्तुएं और सेवाओं के जो मूल्य का योग है, उनका जो जोड़ है, उनको शामिल किया जाता है। क्लियर भी? उसके आगे लिखो बचत विधि। उपभोक्ता बचत विधि, बातें नहीं हुई। इस विधि में जो व्यक्ति की आय या तो व्यय की जाती है या बचत की जाती है, इसमें बचत के योग को शामिल किया जाता है, अगर सिंपल है, दो एक शब्द मैंने बताया, उत्पाद में उत्पाद ध्यान रख लेना, आय में आय ध्यान रख लेना, और बचत में बचत ध्यान रख लेना, बस इतना ही सब कुछ है। ये परिभाषा तो तुम्हें हर कहीं मिल जाएगी, सिर्फ सिंपल रखने, याद रखने का है। क्लियर में? क्लियर है? आगे चले, अभी ध्यान से सुनो। अब जो मैं लिख रही हूँ पहले सुन लो, फिर लिखना। जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, ये जो हमने क्षेत्र पढ़े भी, प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद तृतीय क्षेत्र पढ़ा, इन सभी की जो आय है वो किसमें इंक्लूड होती है? राष्ट्रीय आय में होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने जब ये क्षेत्र करवाए, इसका जो पहले लिखा जाता है भी, जो पहले ये बच्चों को समझाया जाता है भी, जो ये प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इनसे जो आय आती है वो किसमें इंक्लूड होती है? राष्ट्रीय में आय में होती है।
तो ये पूछ सकता है भी राष्ट्रीय आय में किन क्षेत्रों की आय इंक्लूड होती है, तो इन तीनों की भी होती है। क्लियर है? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम कृषि से संबंधित पढ़ते हैं, उसके बाद अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योगों से संबंधित पढ़ते हैं, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा से संबंधित। तो सारी जो आय है वो तीनों क्षेत्रों की आय है वो किसमें होती है? राष्ट्रीय आय में होती है। ये जो राष्ट्रीय आय जो एक देश की हो सकती है, जैसे हम घर से शुरू करें ना, तो हमारे घर में हमारी सारी चीजें देखी जाती है ना भी, हमारा अगर कोई हम खेती कहीं दे रहे हैं भी, जैसे ठेके पे देते हैं खेती, वहां से पैसे आ रहे हो, या कोई सर्विस कर रहा हो, जैसे हाउस वाइफ है तो वो पशु पाल के जैसे पैसे कमा रही हो, तो वो सारी आय इंक्लूड की जाती है ना। तो वो ये तीनों क्षेत्र में आ जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है जो कृषि से संबंधित आय आ रही हो, द्वितीय में आता है कोई मतलब हमने कोई अलग कोई धंधा शुरू कर रखा हो, और तृतीय क्षेत्र में आता है हम कोई सेवा दे रहे हो। तो ये तीनों जो क्षेत्र है ये घर से शुरू होता है, घर से एक गांव में हो सकता है, गांव से एक जिला से हो सकता है, जिला से एक स्टेट में हो सकता है, स्टेट से एक देश में हो सकता है। आप घर का मान लो समझ के उसको पूरा एक देश का कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो जो राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं वो तीनों क्षेत्र की आय शामिल होती है। परंतु जो राष्ट्रीय आय है ना, इसके बीच में हम इसके जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले समझ लेना, लिखना नहीं है, जब मैं बोलूं तभी लिखना है भी, ठीक है? जैसे हम जीडीपी पढ़ते हैं, जीडीपी और फिर जीएनपी, ये दो बात आपने सुना है, जीडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी। जो जीडीपी है ना ये क्या है? ग्रोस। लिखना नहीं है, एक बार किसी को नहीं लिखना, समझना है। ग्रोस है, डोमेस्टिक है प्रोडक्ट। ये जो है ये क्या है अभी? ग्रोस होता है वो टोटल होता है, टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है, जिसे सकल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल बोलते हैं। और जो डोमेस्टिक होता है वो घरेलू होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। जो टोटल हो गया ग्रोस, घरेलू हो गया, घर की बात आ गई तो वो घर के अंदर है, जैसे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर, और प्रोडक्ट की बात आ गई तो प्रोडक्ट भी अगर हमारे एक देश के अंदर सारे प्रोडक्ट की आय हम अगर इंक्लूड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो किस में आती है? जीडीपी में आती है। तो ये तीनों क्षेत्र है, इनकी आय अगर एक घर के अंदर आई, एक घर मान लो हम अपने भारत की आय ले रहे हैं तो इसमें आती है। परंतु सेवाएं तो हम बाहर भी दे सकते हैं, उद्योग तो बाहर भी जा सकते हैं ना, उद्योग भी बाहर जो कंपनियां यहाँ लगी हुई है, हम बाहर भी हमारी जो आय आ रही है। तो ये ध्यान रखना भी राष्ट्रीय आय में ये तीनों इंक्लूड होते हैं, ये जीडीपी में भी होते हैं, जीडीपी में भी एक घर के अंदर जो आय आई, और जो जीएनपी में इसमें हम प्लस क्या करते हैं? विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीडीपी में ये हम प्लस कर देते हैं तो हमारी जीएनपी बन जाती है। क्या बन जाती है? जीएनपी बन जाती है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जीडीपी आपने पढ़ा, जीडीपी एक घर के अंदर की आय देखता है। क्लियर है? जिसमें हम जीडीपी की फुल फॉर्म पढ़े तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी, जो घर में जो उत्पाद हो रहा है उनके मूल्य की कीमत लगाई जाती है। अभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के जो मूल्य का योग होता है वो एक देश के अंदर, एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, जो एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मौद्रिक मूल्य को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? जीडीपी बन जाती है। और उसी के अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय उसमें प्लस कर दी जाए तो क्या बन जाएगी? जीएनपी बन जाएगी। और शुद्ध आय इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि जो विदेशों से आय, जैसे हम आयात निर्यात पढ़ते हैं, एक्स से लिख रही हूँ निर्यात को और एम से लिख रही हूँ आयात को, इन दोनों को प्लस माइनस किया जाता है। फिर इनसे जो आय निकल के आती है भी, हमने कितने पैसे आए भी बाहर से और कितने पैसे हमारे देश के बाहर गए, उन दोनों को प्लस माइनस किया जाता है भी। एक्सपोर्ट से कितना आया, कितने व्यक्तियों ने कमा के लेके आए, कितने व्यक्तियों ने एक्सपोर्ट भी, मतलब जैसे बाहर व्यक्ति रह रहे हैं वो बेचते हैं ना, और कितने यहाँ हमारे देश में विदेशी रह रहे हैं वो पैसे बेचते हैं, इम्पोर्ट भी। तो इन दोनों को प्लस माइनस करके जो आय बचती है उसे विदेशी साधनों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसमें इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? क्लियर में? कोई ऐसा बच्चा जहां जिनको ये बातें समझ में ना आए? जीडीपी समझ में आ गई भी?
जीडीपी क्या होती है? क्या होती है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। मेरा कहने का मतलब है भी क्या समझे आप, जीडीपी क्या होती है? हाँ जी, एक मतलब अपने ही देश, चाहे वो घर से बना लो, चाहे जिले से बना लो, चाहे गांव से बना लो, एक अपने देश के अंदर एक क्राइटेरिया भीतर रह के, मतलब एक देश की एक बाउंड्री में रह के, जैसे अगर भारत की जो अगर बात करें भी, भारत के जो लोगों की या वस्तुओं की सेवाओं की जो आय इंक्लूड करते हैं, वो किस में आती है? जीडीपी में। विदेशों से जो पैसे आ रहे हैं, विदेशों में पैसे जा रहे हैं, उनका जो प्लस माइनस करके जो हमारे पास पैसे बचते हैं, वो हम अगर जीडीपी में प्लस कर दें तो क्या बन के आ जाती है? जीएनपी आ जाती है। क्लियर में? क्लियर है में? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो फिर लिखो, जीडीपी की फुल फॉर्म लिखो। जीडीपी जो क्या है भी? सकल घरेलू उत्पाद। इसको तुम लिख लेना, इंग्लिश में भी साथ लिख लेना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके ये तो फुल फॉर्म है भी। लिखो भी, जीडीपी क्या होती है? एक देश के अंदर, एक देश के अंदर या एक देश की सीमा में, एक देश की सीमा में भी लिख सकते हो, देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष में सभी सभी उत्पादित वस्तुओं, बातें नहीं भी, सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, सभी की जगह आप इसके पीछे अंतिम वस्तुएं और लिख लो, अंतिम उत्पाद, अंतिम। क्योंकि अंतिम जो अंतिम क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, अंतिम होता है भी जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाए भी, जो फाइनल गुड्स जिनको बोलते हैं, अंतिम जो वस्तुएं बोलते हैं वो क्या होती है? फाइनल गुड भी, जो उपभोग के लिए बन गई हो, तैयार होगी हो। जैसे वस्तुएं तो और प्रकार की होती है भी, जैसे मध्य वस्तु का काम भी करते हैं। जैसे मान लो फाइनल जो वस्तु बन गई हो भी, बिस्कुट बन गया हो, वो फाइनल बन गया, वो कोई मध्य वस्तु का काम नहीं करेगा। रोटी बन गई, वो फाइनल बन गई। आटा बन गया, वो अलग अलग हो सकता है, आटा अलग अलग हो सकता है, वो अन्य वस्तुओं बनाने में भी काम आ सकता है। गेहूं से भी, जैसे गेहूं आ गया, गेहूं क्या है? मध्य वस्तु का काम करते हैं। इससे कोई प्रोडक्ट बना दिया जाए, वो फाइनल हो जाए, तो इनमें जो हम एक देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तुओं का जो मूल्य लेंगे ना, वो अंतिम वस्तुओं का लेंगे भी। अंतिम है, सभी अंतिम वस्तुएं उत्पादित है, जो अंतिम वस्तु है। तो ये ध्यान रखना भी, कई बार बच्चे, ये मेरे भी दिमाग से निकल गई थी, तो ये ध्यान रखना भी, सभी जो वस्तुएं हैं वो क्या? अंतिम वस्तुएं। क्लियर है? अंतिम है, सभी उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मौद्रिक योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, कहा जाता है।
कहा जाता है। और ये जीडीपी बहुत बार पूछेगा, आपको इतना स्पेशल ध्यान रखना है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक देश के भीतर, बस ये 2 बात ध्यान रखना, जिसमें सभी अंतिम वस्तुएं, ये भी फाइनल गुड्स, जिसमें फाइनल गुड्स और सेवाएं जो है उसको ध्यान रखना, एक देश के भीतर, एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष मैंने बताया जो वित्तीय वर्ष होता है वो कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक है चलता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वित्तीय वर्ष का जो टाइम पीरियड वो क्या है, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक है चलता है। तो एक देश के भीतर, एक देश के अंदर जो अंतिम, जो फाइनल गुड्स है, उनके जो मूल्य का योग है वो किस में आता है, सकल घरेलू उत्पाद में आता है। क्लियर है? क्लियर है? आवाज नहीं आ रही भी इधर। चलो बस एक और करेंगे, बस इसी का पार्ट है जिसको हम अब जीडीपी पढ़ा। कई बार जैसे आपने देखा होगा एनडीपी लिखा आता है, एनडीपी लिखा आता है। एनडीपी क्या है? नेट, लिखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब पहले ना ध्यान से सुनना, यहां मैं जीडीपी भी लिख रही हूँ, एक बार आपको नहीं लिखना, समझा रही हूँ। पी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, डी सेम है, बस चेंज इन दोनों में किया गया है। ये क्या था, टोटल था, ये क्या था, टोटल था। टोटल में आ जाता है भी जिसकी जो लागत है वो भी शामिल होगी, जो उस पे खर्चा है वो भी शामिल है, इसकी अगर कोई मशीन की घिसावट करे वो भी सारी शामिल है, टोटल बनाया गया। तो टोटल से अगर हम मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं, जी से हम क्या करते हैं, मूल्य ह्रास, जो घिसावट वगैरह में जो खर्चा आता है वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा अन बन जाता है, अभी नेट बन जाता है, शुद्ध बन जाती है। कोई अगर हम जैसे मान लो मैंने कहा भी एक घर में, घर की बात लगा लें, हमारी मम्मी है जो दूध बेच के पैसा इकट्ठा करती है, हमारे पापा है बाहर कोई दुकान कर रहा है वो लेके आता है, और हमें खेती से पैसे मिलते हैं, पैसे आए टोटल, वो सारा टोटल कर लिया, वो किस में कर लिया, जीडीपी में आ गया, टोटल आ गया। परंतु मम्मी की मेहनत देखी, मम्मी की तो भाई हार्ड भी तो कहीं खर्च होते होंगे, शरीर भी उसकी थकावट है, जो उसकी जो कीमत है वो, अपने पापा के भी अगर कहीं जाते हैं तो सर्विस में जो खर्चा आता है वो, कृषि में जो खर्चा आता है वो उनको अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, नेट आ जाता है, शुद्ध आ जाते हैं। वो खर्चा है वो माइनस कर देते हैं, जिन्हें मूल्य ह्रास बोलते हैं भी, जो घिसावट वगैरह है भी, मशीनों की, जो अन्य मान लो जो कोई चीज हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें अन्य चीजें इंक्लूड हुई, उनको अगर माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाता है, नेट, जो एन आ जाता है। क्लियर भी, समझ में आया? दोनों सेम है, बस चेंज आगे आगे वाले में किया गया। क्लियर है? आप लिखें भी जीडीपी, इसको कैसे, एनडीपी को निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है, आपके एग्जाम में सीधा ही फॉर्मूला लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, तो क्या निकल के आ जाता है, एनडीपी आ जाता है। बस इतना ही करना है आपको। जीडीपी से अगर हम क्या निकाल देते हैं, घिसावट वगैरह वो निकाल देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, एनडीपी आ जाता है। क्लियर है? कई बार ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना, माइनस किया जाता है जीडीपी से। अगर आज ये जीडीपी निकालना हो, एनडीपी दिया और मूल्यह्रास दिया हो, जैसे मैं यहां लिख रही हूं, आपके पास एनडीपी दे रखा हो और मूल्यह्रास दे रखा हो, और पूछ ले भी आपको जीडीपी निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? हाँ जी, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे मैथ में आगे पीछे लेके जाते हैं ना, यहाँ अगर एनडीपी लिखूं तो इसको यहाँ से ये इक्वल में है, अगर आगे लेके आएंगे तो माइनस का साइन बदल जाता है ना, प्लस में हो जाता है। तो अगर एनडीपी दिया हो तो जीडीपी निकाल दोगे, एनडीपी के साथ मूल्यह्रास और एनडीपी दोनों दे रखा और पूछ लिया जाए एग्जाम में जीडीपी कैसे निकलेगा, तो निकाल दोगे, निकाल दोगे। पीछे वाले भी ये समझ में आया, पीछे जो लड़के हैं समझ में आया?
आपको इतना ही ध्यान रखना है, अभी जीडीपी है वो एक देश के अंदर लोगों द्वारा जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से जो आय आती है उनका योग है। और एक देश के अंदर किस वर्ष में, वित्तीय वर्ष जो हम करते हैं भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उनके बीच जो साधनों से जो आय आती है उनका जो योग है वो किस में आता है, जीडीपी में आता है। क्लियर है? और जीडीपी से एनडीपी बनाना हो तो क्या माइनस कर देंगे जीडीपी से, मूल्यह्रास। और एनडीपी से जीडीपी बनाना हो तो एनडीपी में क्या कर देंगे, मूल्यह्रास प्लस कर देंगे। क्लियर? क्लियर? फुल फॉर्म क्लियर है? अगर कोई बच्चे कहे भी हिंदी में तो हिंदी में लिख लो, शुद्ध घरेलू आय में, आय या उत्पाद। ये भी ध्यान रखना, एक कई बार ना जीडीपी दे देता है परंतु ना यहां उत्पाद दे देता है, कई बार आय दे देता है भी, उत्पाद के पीछे ऐसे लिख लो भी आय भी दे देता है, ये भी ध्यान रखना। कई बार वो जीडीपी दे के, और जो हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश पेपर दोनों में आता है, आपको पता है इंग्लिश वाला अच्छा माना जाता है भी, हिंदी में अगर गलती है वो तो उसका आपको कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, कोई प्लस में नंबर नहीं मिलेगा अगर इंग्लिश में सही दिया हो। तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश में तो वो जीडीपी दे देता है, और हिंदी में कई बार जैसे मैंने लिखा दिया अभी शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, आपके दिमाग में बैठ के अभी मैडम ने शुद्ध घरेलू उत्पाद बताया, तो हिंदी में वो कई बार शुद्ध घरेलू आय भी दे देता है। तो ये ध्यान रखना है, आप इंग्लिश वाले पे फोकस करना। मैंने तभी कहा है कुछ एक चीजें होती है जो ध्यान रखना होता है, और इंग्लिश कोई बड़ी चौड़ी कहानी नहीं है, बस जब पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो, आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि कई चीजें ना हमें हिंदी बहुत गुमराह करती है जितना इंग्लिश नहीं करती, और ये हमारे नहीं, हमारी एजुकेशन में कमी रही है, जितनी हम हिंदी पढ़ते हैं ना इतनी इंग्लिश पढ़े तो हमारी स्पीडली भी इंग्लिश हिंदी से अच्छी हो जाती है। हिंदी हम अच्छी बोल भी नहीं पाते और लिख भी नहीं पाते, और इतना हम हिंदी बैकग्राउंड से रहे तो भी, क्योंकि ना तो हमें प्रॉपर टीचर मिला, ना हमें सेंस पकड़ाया गया शब्द का भी किस तरीके से शब्द लिखा जाता है। अभी भी मात्राओं में कंफ्यूजिंग है, नाम पढ़ने में हो जाती है, तो पीछे एजुकेशन का जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इंग्लिश में कभी मार नहीं खाते बच्चे, परंतु डरते क्यों है, क्योंकि हमें ये इस चीज से ही डराया गया। अगर टेंस कहे ना भी, टेंस से तो टेंशन होने शुरू हो जाती है मैडम, कुछ भी नहीं है टेंस, कुछ भी नहीं है। जैसे काल हम सब में पढ़ते हैं, वही है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उनको इंग्लिश में कर दिया, वहां इजी है कम से कम। यहाँ तो अद्भुत काल, पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल, आंशिक भूतकाल, अब पता नहीं कौन सा है, और वहां इतना कुछ नहीं है, सिंपल दिया है। तो जितना हम अगर हिंदी और इंग्लिश को जैसे स्टार्टिंग में अगर हमें सिखाया जाए, दोनों को साथ इकट्ठा करके पढ़ाया जाए तो मुश्किल नहीं है भैया। अगर हिंदी में वही उसी टाइम हिंदी में टॉपिक चल रहा हो, काल का चल रहा हो और वहां टेंस चल रही हो, तो बिल्कुल इजी हो जाता है, और ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। परंतु मैं ये कहती हूँ आपको ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही आप इंग्लिश सीख जाओ, मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो कुछ एक शब्दों का, जैसे यहाँ जो ये फुल फॉर्म है इनका ध्यान रखना, बाकी आपको सब कुछ सही है। क्योंकि जो हिंदी में है वो बहुत गलतियां करता है भी, जैसे अगर हिस्ट्री का कहे, हिस्ट्री में कोई इतनी नहीं होती, जैसे अगर पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, इन सब्जेक्टों में बहुत गलतियां होती है। हिंदी में कुछ लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ दिया होता है, तो ये ध्यान रखना। और ये फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है आपसे। तो जीडीपी और एनडीपी समझ में आया भी? जीडीपी और एनडीपी समझ में आ गया? थैंक यू भी।